प्रेम कुमार सर, मैं तब तक आपसे एक सवाल कर लेता हूं। दरअसल सर, ये लगातार माइक को लेकर के संघर्ष चलता रहता है। बिरला जी अपनी तरफ से तमाम बातचीत करते रहते हैं और कई बार वो विपक्ष को मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। माइक ऑफ ऑन को लेकर राहुल गांधी से संघर्ष उनका बहुत पहले का है। अब बिरला जी साफ तौर पर ये कहते हुए वीडियो वायरल हो रही है उनकी कि आपने देख लिया ना कि बिना लोकसभा स्पीकर के इशारे के माइक नहीं ऑन हो सकता है। तो क्या माना जाए कि बिरला साहब माइक ऑफ ऑन के मामले में जो सच है वो सामने आ गया है, सच पकड़ में आ गया है? देखिए राम प्रकाश जी, संसद में जो घटनाएं घट रही हैं, खास करके माइक को लेकर के या फिर कैमरे को लेकर के, हम दोनों चीजों को एक साथ लेकर बात करें तो या तो स्पीकर खुद करते हैं या फिर स्पीकर के अलावा जो वहां टेक्निकल पर्सन होगा वो इतना ज्यादा राजनीतिक समझबूझ रखता है कि जो बीजेपी सोचती है, जो स्पीकर सोचते हैं, उसको वो समझ लेते हो और तब उस हिसाब से ऑपरेट करते हो। क्योंकि सारा ऑन ऑफ जो है सत्ता पक्ष के में जाता है और विपक्ष के खिलाफ जाता है। हम ये देखते हैं कि अपोजिशन कितनी भी नारेबाजी कर ले, अब वो नारेबाजी का दृश्य आम जनता को देखने को नहीं मिलता है सदन में, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अपोजिशन अगर नारेबाजी करता था तो उसको दिखाया जाता था। अपोजिशन जितना भी प्ले कार्ड्स लेके खड़ा हो जाए, वो नियम के अनुकूल हो न हो ये स्पीकर की मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन उसको कैमरा उसकी ओर नहीं जाता है। उसी तरीके से माइक ऑन ऑफ का भी सवाल है। ये लगातार बातें उठी हैं, माइक ऑन ऑफ की बातें, लेकिन उसका कोई संतोषजनक जवाब आसन की ओर से आया नहीं। तो संतोषजनक का मतलब क्या है? संतोषजनक का मतलब है कि न सिर्फ शिकायत करने वालों को बल्कि दर्शकों को भी ये समझ में आए कि जो जवाब दिया जा रहा है वो वास्तव में संतुष्ट करता है प्रश्न का। तो ऐसा होता नहीं है। कभी इसको उलट के देखें कि क्या कभी एक भी बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष के नेता का, मंत्री का, प्रधानमंत्री का, किसी का माइक ऑफ हुआ हो? अगर एक बार भी हुआ हो तो वो उदाहरण रखा जाना चाहिए। तो ये लगभग वही बात हो गई कि ईवीएम में जब कभी भी ट्रायल मारो तो वोट जो है किसी को दीजिए तो वोट जाके कमल पर ही गिरता है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं होता है कि जो दूसरे पर जाकर के वोट गिरे। ठीक वैसे ही यहाँ भी है कि माइक ऑफ होता है तो सिर्फ अपोजिशन का ही ऑफ होता है, सत्ता पक्ष का ऑफ नहीं होता है। तो ये चीजें बता रही कि संसदीय कार्य प्रणाली जो है पक्षपात पूर्ण है। और पक्षपात पूर्ण इसलिए भी कहा जाए कि देखिए, कोई कहता है आरएसएस के खिलाफ में सदन में अगर अपोजिशन बोलता है तो स्पीकर का कहना होता है कि भाई इसको हटाइए आप, उस नियम के हिसाब से कि जो सदन में उपस्थित नहीं है उसके बारे में नहीं बात होनी चाहिए। लेकिन उसी आरएसएस का नाम जब बीजेपी लेती है, उसके सदस्य लेते हैं, तो आरएसएस तो सदन को कोई, आसन को कोई आपत्ति नहीं होती है। तो इस बारे में जब किसी ने पूछा तो उनका कहना है वो तो तारीफ में बोल रहे थे, ये जवाब होता है। तो ये जवाब अपने आप में बताता है कि अगर आप गौतम अडानी के खिलाफ में बोल रहे होंगे तो उसको स्पंज कर दिया जाएगा, अगर गौतम अडानी के तारीफ में बोल रहे होंगे तो उसको स्पंज नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा मानदंड है? ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। सस्पेंशन को लेकर के भी राहुल गांधी इसके शिकार हुए, महुआ मोइत्रा हुई। एक समय तो ऐसा हुआ जब 100 से ज्यादा सांसद लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित कर दिए गए। तो ये कैसा सदन चलाने का तरीका है? दरअसल देखा ये गया है कि आज तक जो स्पीकर हुए हैं उनमें से इतना विवादित, इतना पक्षपात पूर्ण स्पीकर चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो आज तक कोई आया नहीं। तो ये दरअसल सरकार का माउथपीस बन करके वहां दिख रहे हैं। जी प्रेम सर, एक और मामला है जो जो एक बड़ा सवाल बन करके सामने खड़ा हो गया है
जब जगदीप धनखड़ साहब की जहां तक हम बात करें, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही थी, उस कमेटी की बैठक को वो बीच में छोड़ करके चले गए। कहा यह गया राज्यसभा की तरफ से कि वहां पर अभद्रता हुई, वहां जो है वो माहौल उनके हिसाब से शायद नहीं रहा होगा, जिसको वो अभद्रता या क्या कुछ उसका नाम दे रहे हैं, इस वजह से वो चले गए। लेकिन सच ये सामने आ रहा है, खबर सामने वहां से निकल करके ये आ रही है, विपक्ष जो कह रहा है कि वहां पर जो ईपीआईसी है, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र संख्या जो है, जिसको लेके चर्चा की मांग विपक्ष लंबे समय से करता आ रहा है, खास करके जब से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया, तो उसी चर्चा को शामिल किए जाने की बात थी, जिस पर विपक्ष और सरकार जो है अपने अपने मुद्दे पर अड़े हुए थे। धनखड़ साहब उठ के चले गए। सर, मैं समझना ये चाहता हूं कि धनखड़ साहब का उठ करके चला जाना, क्या यही समाधान था, यही सही रास्ता था कि आप जो है विपक्ष मांग कर रहा है, सरकार चाहती नहीं है, इसलिए आप उठ के चले जाएं? देखिए, बड़ा प्रश्न है राम प्रकाश जी कि जो आसन पर मौजूद हैं वो संसदीय परंपरा को बचाने के लिए क्या एफर्ट्स करते हैं। ये एफर्ट्स इस उदाहरण में दिखता नहीं है, और उनका इससे एडवाइजरी कमेटी से मीटिंग से छोड़कर चले जाना ये बताता है कि सत्ता पक्ष को रिलीफ दे रहे हैं। अगर इनके छोड़ के चले जाने से अपोजिशन को फायदा होता तो एक बात समझ में आती। यानी इस उदाहरण में भी चूंकि सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता कि एपिक आईडी नंबर से, एक एपिक आईडी नंबर से कई एक वोटर्स का होना, ये जो बड़ा सवाल है, ये सवाल इस पर बात हो, इस पर बात कई बार होता है कि ये मामला चुनाव आयोग देखेगा, लेकिन ये चुनाव आयोग ये मामला देखे, उनके देखते हुए ये परिस्थितियां पैदा हुई है। चुनाव आयोग तो देख ही रहा है, उसके बाद ये परिस्थिति पैदा हुई है, तो ये पूरे डेमोक्रेसी की सेहत को खराब कर रही है। तो डेमोक्रेसी के कारण ही तो सदन है, सदन की कार्यवाहियां हैं, अपोजिशन है, सत्ता पक्ष है। तो डेमोक्रेसी को कैसे बचाया जाए, इस प्रश्न से आप कैसे भाग सकते हैं। और ये भागना बताता है कि डेमोक्रेसी को कमजोर करने की जो भी चीजें चल रही हैं, वो खत्म करने में आसन का कोई इंटरेस्ट दिखता नहीं है। एक और बात देखिए, लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है, स्पीकर है, तो डिप्टी स्पीकर भी तो चाहिए, और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से होने की परंपरा रही है। इसको बीजेपी ने तोड़ा था कि एनडीए के घटक दल में से किसी को बना दिया जाए, अकाली दल से और इस तरह से, तो वो भी पहले कार्यकाल की बात थी। दूसरे कार्यकाल में तो वो भी नहीं है, कोई नहीं है, न तो कई घटक दल से हो या कहीं से, कोई तो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा। तो इसकी आवश्यकता सरकार नहीं महसूस करी, तो फिर पूरा स्ट्रक्चर ही आप खराब कर रहे हैं। स्ट्रक्चर तब भी खराब हुआ था जब इस देश में नेता प्रतिपक्ष ही नहीं था। भाई, कहा गया कि संख्या नहीं है इसीलिए नेता प्रतिपक्ष हम नहीं देंगे। जनता का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष मत दीजिए, जनता का ऐसा फैसला है, लेकिन कायदे से सबसे बड़ी पार्टी के नेता को दे दिया जाना चाहिए, लेकिन तकनीकी चीजों में उसको फंसाया गया। आज जब नेता प्रतिपक्ष है तो नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष को स्पीकर डराते हैं, धमकाते हैं, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बोलते हैं और उनको जवाब देने का अवसर भी नहीं देते हैं। ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, ये आसन पर बहुत बड़ा सवाल उठाती हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ जी को उनके खिलाफ मिमिक्री अच्छी नहीं लगती, तो मिमिक्री करने से वो आहत हो जाते, बोलते मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन जब किसान धरने पर बैठता है, जगजीत सिंह डल्लेवाल जब 4 महीना 11 दिन का अनशन करते हैं, उस समय उनकी जुबान में ताले लगे हुए होते हैं। 700 किसान मर जाते हैं, उस समय उनकी जुबान पर ताले लगे हुए होते हैं। तो ये अपने बचाव में केवल आर्गुमेंट देना कि हम किसान का बेटा है और हमको हमारी मिमिक्री हो गई तो किसानों का अपमान हो गया, फिर वो जाट का भी अपमान बता देते हैं। यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाट हो जाते हैं अचानक से। भाई, वो ये भी अजीबोगरीब बात है, और यही प्रवृत्ति सब जगह दिखती है। ये अचानक राणा सांगा के मामले में सब राजपूत हो जाते हैं। राणा सांगा
क्या केवल राजपूतों के कारण जाने जाते हैं इतिहास में? केवल राजपूतों का सम्मान है क्या? केवल करनी सेना ठेका ले रखा है, लेकिन उनको भी संरक्षण दिया जा रहा है। मैं कहीं भटक नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी सदन में जब चर्चा हो रही है तो रामजी लाल सुमन को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो संसद के सदस्य और स्पीकर का पहला दायित्व है अपने सदस्यों की रक्षा करना। उनकी संपत्ति पर हमले हो रहे हैं, उनके घर पर हमले हो रहे हैं, जान पर खतरा बना हुआ, इस पर पूरा सदन जो है खामोश है, चुप है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। स्पीकर का या राज्यसभा के उपसभापति का, वाइस प्रेसिडेंट का ये दायित्व है कि वो अपने सदस्य की रक्षा करे। तो वहां पर वो करनी सेना के बारे में एक शब्द नहीं बोला जाता है। वहां करनी सेना को ही मान लिया जाता है कि वो राजपूतों की संरक्षक है, राणा सांगा पर बोलने का उनको अधिकार है, उनको रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने का अधिकार है। कहाँ है अपने सदस्यों का प्रोटेक्शन करने का? अब इस पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भाई तब योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे, उनको डिटेन किया जा रहा था, उसके बाद अपनी दशा लेकर के जब लोकसभा में वो बोल रहे थे, जब वो रो रहे थे, तब स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने विश्वास दिलाया था, कहा था कि लोकसभा का सदस्य है आप, आपकी सुरक्षा करना, आपकी दिक्कत, आप दिक्कत में आए तो उसका बचाव करना हमारी जिम्मेदारी है, आप रोइए मत। वो खड़े हुए थे। लेकिन आज रामजी लाल सुमन के साथ में स्पीकर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, पीठासीन पदाधिकारी, वाइस प्रेसिडेंट या उपसभापति कोई तैयार नहीं है उनके लिए खड़ा होने के लिए। तो ये गरिमागिरी है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि आसन किस तरीके से सत्ता के पक्ष में सदन की गरिमा को तार तार कर रहा है, और बड़े बड़े सवालों पर, बड़े बड़े लोकतांत्रिक सवालों पर वो खामोश है या पक्षपाती बना हुआ है।